मई 1988, अमृतसर, पंजाब। सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल एक बार फिर से हाईजैक हो चुका था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि खालिस्तानी आतंकियों ने फिर से इस पवित्र स्थल को अपना अभेद्य गढ़ बना लिया था। अंदर खूंखार आतंकी कमांडर सुरजीत सिंह पंटा अपने सैकड़ों हथियारबंद गुर्गों के साथ सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था। लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच मंदिर के बाहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक नया चेहरा नजर आने लगा था। एक दुबला पतला और थका हुआ सा रिक्शा वाला। अंदर बैठे आतंकी जो हर वक्त मौत के खौफ में रहते थे, किसी भी अजनबी पर तुरंत शक करते थे। जल्द ही उनकी बाज जैसी नजरें इस नए रिक्शा वाले पर पड़ गईं। उन्हें लगा कि ये पुलिस का कोई नया इन्फॉर्मर है। एक रात एक सुनसान गली में उसे कुछ हथियारबंद आतंकियों ने घेर लिया। कौन है तू? पुलिस का कुत्ता? एक आतंकी ने गुर्राते हुए कहा। मौत सामने खड़ी थी। एक आम इंसान होता तो शायद रहम की भीख मांगता या डर के मारे कांपने लगता, लेकिन उस रिक्शा वाले के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। वो रिक्शा वाला कोई आम इंसान नहीं था। वो था भारतीय खुफिया एजेंसी का सबसे खतरनाक और होनहार अंडरकवर एजेंट अजित कुमार डोभाल। 1980 के दशक का वो दौर जब पंजाब जल रहा था। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तानी आतंकवादियों को मंदिर परिसर से निकाल फेंका था, लेकिन उसकी कीमत देश को बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। वो एक कन्वेंशनल मिलिट्री इंटरवेंशन था जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पवित्र अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया में सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस लगी। उस एक ऑपरेशन ने आतंकवाद को खत्म करने के बजाय उसे एक नई और भी ज्यादा खतरनाक आग दे दी थी। 1986 आते आते आतंकवादियों ने फिर से गोल्डन टेम्पल पर कब्जा जमा लिया था। आतंकियों ने मंदिर के अंदर से अपनी एक पैरेलल सरकार चलानी शुरू कर दी थी। पंथिक कमेटी नाम के एक कट्टरपंथी गुट ने खुलेआम भारतीय राज्य सत्ता को चुनौती दे दी थी। पंजाब की सड़कों पर खौफ का नंगा नाच चल रहा था। टारगेटेड किलिंग्स, पुलिस इन्फॉर्मर्स की हत्याएं और पत्रकारों को मौत के घाट उतारना आम बात हो गई थी। सरकार ने 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। 300 कमांडोज ने मंदिर को खाली तो कराया, लेकिन असली बीमारी का इलाज नहीं, क्योंकि आतंकवादियों का नेटवर्क, उनकी फंडिंग और उनका असली कमांड स्ट्रक्चर अभी भी सलामत था। 1988 की शुरुआत तक आतंकियों ने फिर से गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बना लिया था और इस बार उनका लीडर था एक बेहद खूंखार और शातिर कमांडर सुरजीत सिंह पंटा। पंटा ने गोल्डन टेम्पल को सिर्फ एक छिपने का अड्डा नहीं, बल्कि एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। उसका मकसद साफ था, भारत सरकार को एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार करने पर मजबूर करना। वो जानता था कि अगर सेना फिर से अंदर घुसी और मंदिर को नुकसान हुआ तो पूरे पंजाब में एक ऐसा विद्रोह भड़केगा जिसे दिल्ली कभी नहीं रोक पाएगी। दिल्ली में एक बेहद गुप्त और सुरक्षित कमरे में रात के 3 बजे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। टेबल के एक तरफ बैठे थे पीएम राजीव गांधी, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर एम.के. नारायणन, आईबी के जॉइंट डायरेक्टर अजित कुमार डोभाल और उनके सामने थे एनएसजी के टॉप कमांडर्स। दिल्ली के पास मानेसर की अरावली पहाड़ियों में एनएसजी के 1000 कमांडो पूरी तरह से तैयार बैठे थे। बस दिल्ली से एक गो अहेड का इंतजार था, लेकिन वो ऑर्डर देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हम एक और ब्लू स्टार अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे पवित्र स्थल पर एक खरोंच भी नहीं चाहिए, पीएम राजीव गांधी ने कहा। नारायणन ने अपनी फाइल खोली और कहा, सर, समस्या ये नहीं है कि हमारे कमांडो अंदर कैसे जाएंगे। समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से ब्लाइंड है। हमारे इन्फॉर्मर ने खबर दी है कि सुरजीत सिंह पंटा ने पूरे गोल्डन टेम्पल परिसर में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स बिछा दिए हैं। अगर हमारे कमांडो अंदर घुसे तो वो उन बमों को उड़ा देगा, पूरा गोल्डन टेम्पल तबाह हो जाएगा और इसका सीधा इल्जाम भारत सरकार पर आएगा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सीआरपीएफ ने मंदिर को बाहर से घेर तो लिया था, लेकिन अंदर आतंकियों की असली संख्या कितनी है, उनके पास हथियार कौन से हैं, उनके मोर्चे कहां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो बम सच में वहां हैं? बिना एक्शनेबल इंटेलिजेंस के हमला करना मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा था। तभी अजित डोभाल ने कहा, सर, अगर हमें अंदर की जानकारी चाहिए तो किसी को अंदर जाना होगा। बाहर बैठकर हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। नारायणन ने उसकी तरफ देखा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। वहां अंदर जाने का मतलब है सीधे अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना, डोभाल ने कहा। इसीलिए सर, कोई आम इन्फॉर्मर नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। नारायण ने डोभाल की आंखों में सीधे देखते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, याद रखना डोभाल, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होगा। अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से पूरी तरह इनकार कर देगी। डोभाल के चेहरे पर एक हल्की सी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान आई। मुझे बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। फिर नारायणन ने कहा, तुम्हें परमिशन दी जाती है, जाओ और इस नासूर को खत्म करो। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास की तंग भीड़भाड़ वाली गलियां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से खचाखच भरी थी।
इसी भीड़ के बीच अजित डोभाल एक रिक्शा वाले के रूप में वहां घूम रहे थे। वो दिन भर उन तंग गलियों में पसीना बहाते सवारियां लेकर जाते, लेकिन उनकी नजरें गिद्ध की तरह मंदिर के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर टिकी रहती थी। वो मंदिर की बाहरी सुरक्षा, आतंकियों की आवाजाही और उनके पहरेदारी के पैटर्न को खामोशी से अपने दिमाग में स्कैन कर रहे थे। आतंकी खौफ के उस माहौल में बहुत चौकन्ने थे। सुरजीत सिंह पंटा के गुर्गों को हर अजनबी पर पुलिस का इन्फॉर्मर होने का शक होता था और जल्द ही उनकी नजर अजित डोभाल पर पड़ गई। तकरीबन 10 दिनों तक मौत के साथ आंख मिचौली का ये खेल चलता रहा। डोभाल जानते थे कि उन पर नजर रखी जा रही है। वो चाहते थे कि आतंकी उन पर शक करे। वो चाहते थे कि आतंकी खुद चलकर उनके पास आए। और 10वें दिन वही हुआ। अंधेरी गली में डोभाल को कुछ हथियारबंद आतंकियों ने घेर लिया। बंदूकों की नाल उनकी कनपटी पर टिका दी गई। उन्हें गालियां दी गईं, धमकाया गया। उन्हें लगा कि उन्होंने पुलिस के एक और छोटे मोटे इन्फॉर्मर को पकड़ लिया है, जिसे वो अभी दर्दनाक मौत दे देंगे। लेकिन डोभाल ने डरने या रहम की भीख मांगने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसने आतंकियों के होश उड़ा दिए। डोभाल ने सख्त लहजे में एकदम खालिस और रवानी वाली उर्दू में कहा, बेवकूफो, बंदूक नीचे करो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी पूरी कौम की आजादी का सपना यही खाक हो जाएगा। मुझे तुम्हारे पास तुम्हारे आकाओं ने भेजा है। आतंकी सन्न रह गए। कौन आका? तू है कौन? डोभाल ने अपना वो ट्रम्प कार्ड फेंका जिसे उन्होंने बरसों पाकिस्तान में रहकर तैयार किया था। मैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का स्पेशल ऑपरेटिव हूँ। मुझे बॉर्डर पार से खास तौर पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। खालिस्तानी आतंकियों को डोभाल की बात पर विश्वास हो गया। ये कोई तुक्का नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पंजाब बॉर्डर पर एक असली पाकिस्तानी ISI एजेंट को इंटरसेप्ट करके गायब कर दिया था, जो वाकई में अमृतसर आने वाला था। डोभाल उसी ISI एजेंट की पहचान ओढ़कर वहां गए थे। आतंकियों के कमांडर सुरजीत सिंह पंटा के सामने डोभाल को पेश किया गया। पंटा एक क्रूर और चालाक आतंकी था। उसने डोभाल से घंटों तक पूछताछ की, लेकिन डोभाल डरे नहीं। पाकिस्तान में बिताए गए अपने 7 सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए डोभाल ने पंटा के सामने ISI के ऐसे अंदरूनी राज, कोड वर्ड्स और पाकिस्तान की राजनीति की ऐसी बारीक बातें रखी जो कोई आम हिंदुस्तानी जान ही नहीं सकता था। पंटा को यकीन हो गया कि उसके सामने जो शख्स बैठा है वो वाकई में पाकिस्तान से आया उनका दोस्त है। पंटा इस वक्त बुरी तरह से डरा हुआ था। बाहर CRPF का घेरा कसता जा रहा था और उसे किसी भी तरह की बाहरी मदद की सख्त जरूरत थी। उसने डोभाल का स्वागत किया और उसे अपने इनर सर्कल में शामिल कर लिया। अगले कुछ दिन डोभाल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वो आतंकियों के साथ खा रहे थे, सो रहे थे और हर पल इस खौफ के साये में जी रहे थे कि अगर एक भी गलती हुई, अगर उनका कवर 1 सेकंड के लिए भी हटा, तो उन्हें ऐसी मौत मिलेगी जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन डोभाल अपना काम कर रहे थे। पंटा ने डोभाल को वो बम दिखाए जिनके दम पर वो भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा था। डोभाल ने बमों का मुआयना किया और तभी उन्हें वो जानकारी मिली जिसने इस पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। बम असली नहीं थे, वो नकली बम थे। सुरजीत सिंह पंटा ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए सिर्फ एक अफवाह उड़ाई थी। उसके पास मंदिर को उड़ाने लायक कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव था ही नहीं। ये एक ब्लफ था। डोभाल ने इसके अलावा भी बहुत कुछ देखा। उन्होंने आतंकियों की सही संख्या का पता लगाया, जो कि करीब 200 तक थे। उनके हथियारों की गिनती की, कितनी AK-47 है, कौन सा हथियार कहां रखा है। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि कौन सा आतंकी किस मोर्चे पर खड़ा है, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं और कमजोर कड़ियां कौन सी है। इसके बाद डोभाल ने पंटा को यकीन दिलाया कि उन्हें सीमा पार अपने आकाओं से संपर्क करने के लिए बाहर जाना होगा। पंटा, जो इस वक्त बाहरी मदद के लिए बेतहाशा तड़प रहा था, इस झांसे में आ गया। जैसे ही डोभाल उस अभेद्य किले से सुरक्षित बाहर निकले, उन्होंने सीधा रुख किया उस सीक्रेट कमांड पोस्ट की तरफ, जहां पंजाब पुलिस के सुपर कॉप DGP के PS गिल और NSG के टॉप कमांडर बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। डोभाल ने टेबल पर एक खाली कागज खींचा और अपनी गजब की मेमोरी के दम पर पूरे गोल्डन टेम्पल का एक सटीक नक्शा बनाया। डोभाल ने उस नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, पंटा के पास मंदिर को उड़ाने लायक कोई बारूद नहीं है। बम नकली है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लफ है। कमरे में मानो एक भारी बोझ उतर गया। जिस म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के डर से दिल्ली के हाथ पैर बंधे हुए थे, डोभाल ने उस डर को जड़ से उखाड़ फेंका था। डोभाल ने आगे कहा, अंदर करीब 200 आतंकी हैं। उनकी पोजीशन परिक्रमा के ईस्टर्न और सदर्न टेरेसेस पर ज्यादा मजबूत है। अगर हम उन्हें सटीक स्नाइपर फायर से पिन डाउन कर दें तो वो खुद घुटने टेक देंगे। इसके बाद गिल ने NSG कमांडर की तरफ देखा और कहा, शिकार अब पिंजरे में है और पिंजरे का ताला हमारे पास है। 11 मई 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। KPS गिल बाहर से पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। NSG के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के 1000 कमांडो एक्शन में आ चुके थे, लेकिन इस बार कोई अंधी फायरिंग नहीं हुई।
आर्मी की तरह इन्फेंट्री को अंदर नहीं धकेला गया। रणनीति थी थकाकर मारना। डोभाल द्वारा दिए गए सटीक नक्शों की मदद से एनएसजी के स्नाइपर्स ने मंदिर के चारों तरफ मौजूद ऊंची इमारतों पर अपनी पोजीशंस ले ली। इनमें सबसे अहम था एक 300 फुट ऊंचा पानी का टैंक, जहां से मंदिर के अंदर का पूरा आंगन साफ नजर आता था। एनएसजी के पास जर्मनी की बनी हाईटेक हेकलर एंड कोच PSG-1 स्नाइपर राइफल्स थीं, जिनमें नाइट विजन स्कोप लगे थे। जैसे ही कोई आतंकी कवर से बाहर निकलने की कोशिश करता, स्नाइपर की एक सटीक गोली उसे वहीं ढेर कर देती। आतंकियों की पूरी डिफेंस लाइन पैरालाइज हो चुकी थी। उसी समय बाहर से मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर दिया गया। मंदिर की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। भीषण गर्मी में आतंकी प्यास से तड़पने लगे। लाउडस्पीकरों पर लगातार घोषणाएं की जा रही थी कि वो सरेंडर कर दे। लगातार स्नाइपर फायर और पानी की कमी ने खालिस्तानी आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए। 18 और 19 मई को आतंकियों ने हथियार डाल दिए। करीब 200 खालिस्तानी आतंकी ने सरेंडर किया। 41 आतंकी मारे गए, जिनमें सुरजीत सिंह पंटा भी शामिल था, लेकिन उसने खुद साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत ये थी कि एनएसजी का एक भी कमांडो शहीद नहीं हुआ। आम नागरिकों की कोई जान नहीं गई और सबसे अहम पवित्र गोल्डन टेम्पल को खरोंच तक नहीं आई। ऑपरेशन ब्लू स्टार का कलंक ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 की शानदार सफलता से धुल चुका था। इस बार पूरा ऑपरेशन मीडिया के कैमरों के सामने हुआ था, ताकि आतंकी बाद में मंदिर की बेअदबी का कोई झूठा प्रोपेगेंडा न फैला सके। इस अदम्य साहस और बेमिसाल खुफिया ऑपरेशन के लिए 1989 में राष्ट्रपति ने अजित कुमार डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी पुलिस या खुफिया अधिकारी को यह मिलिट्री सम्मान दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको अजित डोभाल की जाबाजी और कूटनीति की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।